हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अगेन मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। जैसा आपको पता होगा, हमने अपनी लास्ट वीडियो में मापन और मूल्यांकन के विषय में डिस्कस किया था। हमने इसमें मापन और मूल्यांकन की मीनिंग और डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा था और व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, मापन और मूल्यांकन में अंतर को डिस्कस किया था। तो चलिए आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मापन और मूल्यांकन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे मूल्यांकन के उद्देश्य। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इवैल्यूएशन एंड मेजरमेंट। उसके बाद सेकेंडली मूल्यांकन की विशेषताएं। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इवैल्यूएशन एंड मेजरमेंट। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे मूल्यांकन के प्रयोजन मीन्स पर्पसेस। उसके बाद उसके कार्य, फंक्शन, इम्पॉर्टेंस और उसकी उपयोगिता। इन सभी का आंसर सेम रहेगा, ठीक है। एक ही आंसर रहेगा सभी का, ठीक है। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे मूल्यांकन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन। तो चलिए लेट्स गो। फर्स्ट टॉपिक इज मूल्यांकन के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेजरमेंट। देखो आप सभी ने, हमने कल अपनी लास्ट वीडियो में मूल्यांकन के उद्देश्यों को जानने से पहले हमने उसके मापन और मूल्यांकन के जो संकल्पनाएं थी, उसकी जो मीनिंग और डेफिनेशन था, उनको बहुत अच्छे से पढ़ा था। शैक्षिक मापन तथा मूल्यांकन के प्रमुख उद्देश्यों को हम निम्नलिखित ढंग से सूचीबद्ध कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो उसकी जो भी आपने डेफिनेशंस हमने कल डिस्कस की थी और जितनी भी हमने मीनिंग उसका पढ़ा था, उसी में उसकी जो ऑब्जेक्टिव्स है वो भी क्लियर हो जाते हैं। लेकिन चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज ज्ञान की जांच एवं विकास की जानकारी। विद्यार्थी निर्धारित पाठ्यक्रम से उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक प्राप्त कर चुका है और उससे उनको कितना विकास किस सीमा तक हुआ है, विकास में बाधक तत्व कौन कौन से इत्यादि की जानकारी इसका एक क्या है, प्रमुख उद्देश्य है। नंबर 2, अधिगम की प्रेरणा। मापन तथा मूल्यांकन द्वारा अधिगम को प्रेरित किया जाता है और पूर्व निर्धारित, जो पहले से ही निर्धारित होते हैं हमारे उद्देश्य, उन तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है। नंबर 3, व्यक्तिगत भिन्नताओं की जानकारी। मापन व मूल्यांकन के माध्यम से पारस्परिक भिन्नता की जानकारी मिलती है, जिससे अनेक शारीरिक, मनोवैज्ञानिक गुणों और दोषों का पता चलता है। उसके बाद फोर्थ है हमारा निदान, रेमिडियल। मापन तथा मूल्यांकन का एक प्रमुख उद्देश्य है कि विद्यार्थियों की कमजोर क्षेत्रों की पहचान करके उन्हें आगे बढ़ाने में मदद करना, ठीक है। उसके बाद नंबर 5 है शिक्षण की प्रभावशीलता ज्ञात करना। मापन तथा मूल्यांकन की सहायता से शिक्षण विधियों की प्रभावशीलता का आंकलन किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा पाठ्यक्रम में सुधार। मापन तथा मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य पाठ्यक्रम की उपदेयता की जांच करके उसकी उपयोगिता को बढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम में सुधार किया जाना चाहिए। उसके बाद है चयन, सिलेक्शन। मापन व मूल्यांकन का एक प्रमुख उद्देश्य उपयोगी पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकताओं व योग्यता अनुसार विद्यार्थियों का चयन करने में सहायता प्रदान करना है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा शिक्षण सामग्री की उपदेयता की जानकारी। मापन और मूल्यांकन की सहायता से शिक्षण सहायक सामग्री के उपदेयता की जांच करते हुए सुधार किया जा सकता है। उसके बाद है हमारा वर्गीकरण। छात्रों को मापन तथा मूल्यांकन की सहायता से अच्छे, औसत, खराब के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। उसके बाद है निर्देशन। मापन तथा मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों को व्यवसाय, शिक्षा इत्यादि के लिए निर्देश प्रदान करना। उसके बाद है प्रमाण पत्र प्रदान करना। मापन तथा मूल्यांकन की सहायता से छात्रों को कक्षा के अध्ययन उपरांत प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है मानकों का निर्धारण करना। मानक मतलब क्राइटेरियाज। मापन व मूल्यांकन की सहायता से परीक्षण प्राप्त अंकों की व्याख्या हेतु प्रासंगिक मानदंडों का निर्माण किया जाता है। तो ये तो थे हमारे मापन और मूल्यांकन के उद्देश्य। तो चलिए नंबर 2, अब हम डिस्कस करते हैं मूल्यांकन की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ इवैल्यूएशन। मूल्यांकन की विशेषताएं। देखो, मूल्यांकन बालक की ग्रहण क्षमता का पता लगाने की एक सर्वोत्तम विधि है। कौन सी? मूल्यांकन।
यह बालक के ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक व्यवहार में हुए परिवर्तन को प्रकट करती है। इसकी प्रमुख विशेषता वैधता तथा विश्वसनीयता है। इसकी अन्य विशेषताएं निम्नलिखित है, जैसे नंबर 1, अनवरत चलने वाली प्रक्रिया। अनवरत मतलब जीवन भर। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। यह आजन्म मृत्युपर्यंत चलती रहती है। मानव स्वभाव है कि वस्तु को देखकर उसके प्रति अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करता है। वह उसके गुण दोषों का निरूपण करता है। प्रत्येक दिन मानव किसी न किसी वस्तु से परिचित होता है, उसके संपर्क में आकर उसका स्थान स्थापित करता है। बालक को शिक्षण करा के उसमें वांछित परिवर्तन लाना शिक्षण का परम उद्देश्य है। मूल्यांकन की वह शक्ति है जो बालक के व्यवहार का अंकन करके उसका स्थान निर्धारित करती है। शिक्षण उद्देश्यों से उसके घनिष्ठ संबंध है। प्रत्येक दिन बालक अध्ययन करते हैं अतः मूल्यांकन भी होता रहता है। विद्यालय परिसर से बाहर भी बालक की इस मूल्यांकन प्रक्रिया चलती रहती है। परीक्षा निश्चित समय पर ही होती है, किंतु क्या करती है, जीवन से मृत्यु की ओर चलती रहती हैं। ठीक है। उसके बाद है नंबर 2, जो नंबर 2 विशेषता है वो है हमारी व्यापक प्रक्रिया। मूल्यांकन किसी क्षेत्र के अधीन नहीं होता है। इसमें मात्र बालक के ज्ञानात्मक व्यवहार का ही परिणाम प्राप्त नहीं होता, अपितु उसके भाव, उसकी क्रिया पक्ष का भी मूल्यांकन संभव होता है। उसके नैतिक चरित्र, सामाजिक मर्यादा, सामान्य ज्ञान, शारीरिक तथा मानसिक विकास का भी मूल्यांकन होता है। व्यक्ति या बालक के बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार के व्यक्तित्व को विभिन्न विधियों से ज्ञात करके उसका मूल्यांकन किया जा सकता है। इसका स्थान तथा श्रेणी निर्धारित की जाती है। विद्यालय के बाहर भी समाज में बालक का मूल्यांकन होता है। समाज को उस दृष्टि से देखते हैं जिससे कि उसके मूल्यांकन से ही संभव होता है। विद्यार्थी के व्यक्तित्व को मूल्यांकन ही निखारता है। उसके सभी पक्षों में यह घनिष्ठ संबंध रखता है। नंबर 3, बाल केंद्रित प्रक्रिया। मूल्यांकन प्रक्रिया में बालक के सभी पक्षों का अवलोकन तथा निरीक्षण किया जाता है। बालक के बिना मनुष्य अधूरा सा होता है, क्योंकि अधिगम बालक ही करता है। उसके व्यवहार परिवर्तन में अत्यंत सहायक है। त्रुटियों को खोजकर निवारण बताने से बालक अपेक्षित सुधार कर सकता है। उसके बाद है नंबर 4, सामाजिक प्रक्रिया। बालक को आदर्श पुरुष बनाना शिक्षा तथा शिक्षण का प्रधान लक्ष्य होता है। सर्वांगीण विकास होगा तो बालक आदर्श पुरुष बन सकेगा। बालक को आदर्श बनाने में मूल्यांकन की प्रमुख भूमिका होती है। मूल्यांकन से उसमें निहित दोषों को ढूंढा जा सकता है तथा समाज के अनुरूप आचरण करते हुए करने योग्य बनाया जा सकता है। जैसा कि हमने पहले भी बता चुके हैं कि बालक का समाज से कितना संबंध है तथा समाज का बालक से कितना, यह इस विधि से ज्ञात किया जा सकता है। मूल्यांकन से स्पष्ट है कि दिए जाने वाले ज्ञान बालक को सामाजिक बना रहा है। ठीक है, तो ये थे हमारी फीचर्स ऑफ इवैल्यूएशन। अब हम डिस्कस करते हैं मूल्यांकन के प्रयोजन, पर्पसेस, कार्य, महत्व और उसकी उपयोगिता। नंबर 3, चलिए डिस्कस करते हैं। देखो आपको सभी को पता है, आप सभी जानते हो कि शिक्षा जगत में मूल्यांकन का बहुत अधिक महत्व है। मूल्यांकन के द्वारा सफलताओं का निर्णय तथा कठिनाइयों आदि की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। मूल्यांकन के द्वारा ही छात्रों की भावी जीवन यात्रा पथ प्रदर्शन किया जा सकता है। देखो, मूल्यांकन वह विश्लेषण होता है जो विद्यार्थी के कार्यों से निकाला जा सकता है या सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। ठीक है, तो चलिए लेट्स को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा इसका फर्स्ट पॉइंट है प्रयोजन का या कार्य का या महत्व का या उपयोगिता का, तो वो है विद्यार्थी की उपलब्धि का परीक्षण करना, टू टेस्ट अचीवमेंट ऑफ प्यूपिल्स। मूल्यांकन एक महत्वपूर्ण लक्ष्य उपलब्धि परीक्षण करना है। इसके बिना हम ना जान सकते हैं कि विद्यार्थी के संबंधित विषय में वांछित कुशलता प्राप्त कर ली है या नहीं कर ली। नंबर 2, विद्यार्थियों के व्यक्तित्व को आंकना, टू एक्सेस
टू विद्यार्थियों के व्यक्तित्व को आंकना, टू एक्सेस पर्सनैलिटी ऑफ द प्यूपल्स। मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य विद्यार्थी के व्यक्तित्व का मापन करना है, अर्थात उनकी रुचियों, अभिरुचियों, उपलब्धियों, बुद्धि तथा उनके शारीरिक, भावात्मक, सामाजिक और नैतिक विकास का मापन करना। व्यक्तित्व के संतुलित विकास को निश्चित करने के लिए मूल्यांकन के प्रकाश में शिक्षा कार्यक्रमों को बदला जा सकता है। नंबर 3, शिक्षा में सफलता प्राप्त करना, टू अटेन सक्सेस इन टीचिंग। मूल्यांकन का एक और लक्ष्य शिक्षा में सफलता प्राप्ति को संभव बनाना है। मूल्यांकन द्वारा हम इस बात को जान सकते हैं कि शिक्षा के लक्ष्य कहाँ तक प्राप्त हुए हैं। इसके द्वारा हम शिक्षण विधियों की सफलता का भी अंकन करते हैं। हम उन विधियों को जारी रखते हैं जो हमारे विद्यार्थियों को परीक्षा में सफलता की ओर ले गई हैं, और उन विधियों में सुधार कर सकते हैं जिनके कारण विद्यार्थी को सफलता प्राप्त नहीं हुई है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा नंबर 4, लक्ष्यों को स्पष्ट करना, टू क्लैरिफाई ऑब्जेक्टिव्स। मूल्यांकन का एक और लक्ष्य शिक्षा के लक्ष्यों को स्पष्ट करने में भी सहायता करता है। मूल्यांकन द्वारा अध्यापक को कई विषयों के विभिन्न प्रकरणों का स्पष्ट बोध हो जाता है। ठीक है, वे उपयोगिता के प्रकाश में प्रत्येक प्रकरण के लक्ष्यों को समझने का प्रयास करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट नंबर 5, प्रेरणा के रूप में काम करना। प्रेरणा के रूप में काम करना, टू एक्ट एज इंसेंटिव्स। परीक्षाओं द्वारा विद्यार्थियों को वे लक्ष्य स्पष्ट करने हैं जिन्हें उन्हें प्राप्त करना होता है। वे परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए मन लगाकर परिश्रम करते हैं, अतः परिश्रम की प्रेरणा प्रदान करती है। उसके बाद है नंबर 6, विद्यार्थियों के वर्गीकरण में सहायता, टू हेल्प इन क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स। मूल्यांकन या मापन के आधार पर विद्यार्थियों को विभिन्न वर्गों में बांटना मूल्यांकन का एक और लक्ष्य है। कई छात्र बहुत बुद्धिमान होते हैं। एक प्रकार की बुद्धि लब्धि रखने वाले छात्रों को एक वर्ग में रखा जा सकता है। इस प्रकार एकात्मक प्रगति होती है और शिक्षा में अपव्यय नहीं होता है। उसके बाद है नंबर 7, छात्रवृत्ति प्रदान करना, टू अवॉर्ड स्कॉलरशिप। उपलब्धि एवं बुद्धि परीक्षाओं के आधार पर योग्य विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां प्रदान की जा सकती हैं। जैसे परीक्षाओं के परिणामों के आधार पर केंद्र सरकार छात्रवृत्तियों के लिए उचित विद्यार्थियों का चुनाव करती है। उसके बाद है नंबर 8, दाखिले का आधार प्रदान करना, टू प्रोवाइड बेसिस ऑफ एडमिशन। मूल्यांकन तथा मापन का एक और लक्ष्य अध्ययन के उच्च कोर्सों में दाखिले के लिए उम्मीदवारों की योग्यता तथा सामर्थ्य का निश्चित करना। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा निर्देशन प्रदान करना, टू प्रोवाइड गाइडेंस। मूल्यांकन का एक और लक्ष्य व्यक्तिगत योग्यताओं, रुचियों, अभिरुचियों, उपलब्धियों तथा व्यक्तित्व के अन्य तत्वों के विभिन्नीकरण में सहायता प्रदान करना है। मूल्यांकन के आधार पर विद्यार्थी को शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन प्रदान किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा नंबर 10, पाठ्यक्रम में सुधार करना, टू ब्रिंग इम्प्रूवमेंट इन द करिकुलम। मूल्यांकन द्वारा पाठ्यक्रम में परिवर्तन किए जा सकते हैं। पाठ्यक्रम को कभी स्थायी नहीं रखना चाहिए, उसमें चेंजेस लाते रहने चाहिए, बल्कि उसे बदलते रहना चाहिए। मूल्यांकन पाठ्यक्रम के सुधार में सहायता प्रदान करते हैं। उसके बाद है सीखने को प्रभावित करना, टू इन्फ्लुएंस लर्निंग। परीक्षाएं विद्यार्थियों को कोर्स दोहराने, विषय वस्तु को याद रखने, प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, विषय वस्तु को संगठित करने के लिए ज्ञान का व्यवहारिक रूप करने के अवसर प्रदान करती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा नंबर 12, प्रगति की रिपोर्ट तैयार करना, टू रिपोर्ट प्रोग्रेस। परीक्षा के परिणामों के आधार पर ही हम क्या करते हैं, विद्यार्थियों के माता पिता को उनकी प्रगति रिपोर्ट भेजी जा सकती है। परिणामों के माध्यम से ही समाज शिक्षा की सफलताओं और असफलताओं का ठीक अनुमान लगाया जा सकता है। इनसे विद्यार्थी को भी अपनी वास्तविक स्थिति का ज्ञान हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा अनुसंधान के लिए सामग्री प्रदान करना, टू प्रोवाइड डेटा फॉर रिसर्च। परीक्षाएं अनुसंधान कार्य के लिए पर्याप्त सामग्री प्रदान करती है। इसी के आधार पर शिक्षा प्रशिक्षा पद्धति कई प्रकार से सुधार किए जा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारी इसकी इम्पॉर्टेंट या नीड है वो है
ये नंबर जैसे कि ये था 13 नंबर 13 प्रदत्त ज्ञान की सीमा निर्धारण करने के लिए पाठ्यक्रम संबंधी अनुभवों को ग्रहण करने और विभिन्न परिस्थितियों को उनका प्रयोग करके छात्रों के द्वारा जो कुछ भी अभिव्यक्त होता है उसी के माध्यम से उसकी सफलता के संबंध में, उद्देश्य प्राप्ति के संबंध में तथा शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावशीलता के विषय में ज्ञान प्राप्त होता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा शिक्षण प्रक्रिया में परिवर्तन और सुधार के लिए। शिक्षण प्रक्रिया की सफलता के लिए शिक्षण के विभिन्न अंगों जैसे पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ, विद्यार्थी शिक्षण आदि में परियोजित संबंध स्थापित किया जाता है। यदि मूल्यांकन द्वारा यह स्पष्ट होता है कि उद्देश्यों की प्राप्ति संतोषजनक स्तर पर हुई है तो इसके द्वारा शिक्षण प्रक्रिया के विभिन्न अंगों की भी क्या होती है, प्रभाव उत्पादकता के संबंध में वस्तुनिष्ठ जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद है हमारा नंबर 15, वो है विद्यार्थियों में निहित क्षमताओं की जानकारी के लिए। शिक्षा का सबसे प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों का मानसिक, शारीरिक तथा भावात्मक विकास करना होता है। विद्यार्थियों के व्यवहार को समाप्त संचालन तथा नियंत्रण विशिष्ट क्षमताओं के आधार पर ही होता है और इन क्षमताओं के आधार पर ही विद्यार्थी की मानसिक, शारीरिक तथा भावात्मक शक्तियों का विकास होता है। तो ये तो थे हमारे मूल्यांकन के प्रयोजन, कार्य, महत्व और उपयोगिताएं। तो चलिए नाउ लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं मूल्यांकन की प्रक्रिया, प्रोसीजर ऑफ इवैल्यूएशन। चलिए स्टार्ट करते हैं मूल्यांकन की प्रक्रिया। जैसे कि आपको पता होगा, पहला है हमारा उद्देश्यों का निर्धारण करना। सबसे पहले शिक्षा के सामान्य उद्देश्यों का निर्धारण करना पड़ता है। ठीक है, शिक्षण उद्देश्यों को निर्धारित एवं परिभाषित करना। सबसे पहले शिक्षा के सामान्य उद्देश्यों का निर्धारित करना, उसके पश्चात विषय वस्तु संबंधित उद्देश्यों का चयन करना, उसका मूल्यांकन करना होता है। उसके बाद चयन के लिए उद्देश्यों की विस्तृत व्याख्या करनी पड़ती है। यह व्याख्या बालक के व्यवहार परिवर्तनों के रूप में की जा सकती है। साथ ही ये परिवर्तन पाठ्यवस्तु से घनिष्ठ रूप से संबंधित किए जा सकते हैं। मीन्स सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा उद्देश्यों का चयन तथा निर्धारण। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो उद्देश्य हैं उनको गठित करना पड़ेगा, उनको व्यवस्थित रूप में करना पड़ेगा। यानी कि मीन्स आपको उद्देश्यों का चयन तथा गठन में सबसे पहले सामान्य उद्देश्यों का निर्धारण करना है, फिर विशिष्ट उद्देश्यों का निर्धारण करना है। उसके बाद आता है हमारा सेकंड स्टेप नंबर 2, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अध्ययन अध्यापन क्रियाओं का निर्धारण। फॉर्मुलेशन ऑफ लर्निंग टीचिंग एक्टिविटीज फॉर ऑल द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। इस सोपान के अंतर्गत शिक्षक यह प्रयास करता है कि कक्षा की संपूर्ण स्थिति किस प्रकार की हो कि छात्र अपनी सीखने की क्रियाओं द्वारा अधिक से अधिक अनुभव प्राप्त कर सके। इस दृष्टि से शिक्षक विषय से संबंधित शिक्षण पद्धतियों, सहायक सामग्री, पाठ्यवस्तु तथा शैक्षिक उपकरणों की सहायता लेता है। इनकी सहायता से वह कक्षा में ऐसी स्थिति निर्माण करता है कि जिसमें रहकर के बालक नवीन अनुभवों को ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा नंबर 3, मूल्यांकन की प्रविधियों का चयन एवं निर्माण। इसमें क्या होता है, इस सोपान के अंतर्गत शिक्षक उन प्रविधियों का चयन करता है जो व्यवहार के संबंध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रमाण प्रदान करती हैं। यदि छात्रों के व्यवहार परिवर्तनों को जानने के लिए बने बनाए परीक्षण उपलब्ध ना हो तो उसे प्रशिक्षण प्रविधियों की खोज करनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 4। नंबर 4 है इसका व्यवहारिक परिवर्तन के आधार पर मूल्यांकन करना। मूल्यांकन के साधन और विधियां तकनीकी को अपनाकर विद्यार्थी की उपलब्धि और ज्ञान अर्जन का व्यवहारिक परिवर्तन लाना है। यह कार्य विद्यालय के शैक्षिक वातावरण एवं शिक्षण द्वारा प्रदत्त अधिगम अनुभवों के माध्यम से संपन्न होता है। उसके बाद है हमारा नंबर 4
मूल्यांकन के कार्य हेतु आवश्यक सोपान। देखो, इन परिस्थितियों में निश्चित पहचान करना कि छात्रों के अपेक्षित परिवर्तन हुए हैं या नहीं हुए। पहला है सर्वप्रथम शैक्षिक उद्देश्यों को निश्चित करना। दूसरा है हमारा, इसके बाद निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों की आवश्यकता बालक के व्यवहार के अनुरूप की जाती है, अतः इनका अर्थ हुआ कि निर्धारित विषय वस्तु का संबंध व्यवहारगत परिवर्तन से होना चाहिए। उसके बाद है नंबर 4, उपयुक्त जांच को अन्य विधियों के द्वारा प्रमाणित किया जाता है। ठीक है, तो ये थी हमारी मूल्यांकन की प्रक्रिया। थैंक यू।